मैं आपको बता रहा हूं एज एन एजुकेटर, मैं आपको टिप्स तो दे नहीं सकता, मैं आपको ये तो कह नहीं सकता ये बेच दो ये खरीद लो, ये तो नहीं कर सकता, मैं आपको केवल कंसेप्ट बता सकता हूं। तो बुल मार्केट एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हर कुछ चलता है, अच्छा भी चलेगा खराब भी चलेगा। अब जब सब चल रहा है तो उसमें आपको चीजें जो खराब हैं, जो गलती से आपके पोर्टफोलियो में आ गई हैं, आपने गलत डिसीजन ले लिया है, उसको आप बेच दें। और बेच देते तो आपके पास पैसे होते तो अब जब मार्केट नीचे जा रही है तो जो अच्छे शेयर हैं उसको आप खरीद लेते। लेकिन हम करते क्या है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो हमें लगता है ये सदा ऊपर जाएगी, हमें ऐसी फीलिंग आती है कि ये सदा ऊपर जाएगी, और हम उस समय बेचते नहीं। अब मार्केट नीचे जा रही है तो आप लोग को यह एहसास हो रहा होगा कि ये सदा नीचे जाएगी, इसलिए अब आप खरीदेंगे नहीं। अब आपको लगेगा नहीं और नीचे जाएगी, और मुझे भी नहीं पता कितनी नीचे जाएगी, किसी को नहीं पता। रूल मैं आपको बता सकता हूं, आपको फिनांस को पढ़ना है, धीरे धीरे समझना है, और अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे खरीदना है। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एक हरीश जी जुड़े हुए हैं, मेरे से एक डिस्कशन हुआ इनके बारे में, मैं अभी इनके स्कूल में विजिट किया, तो इन्होंने कहा मैंने 2 दिन पहले इन्होंने कोई टर्म पॉलिसी ली थी, इन्होंने कुछ 1 करोड़ की टर्म पॉलिसी लिया, और उसके लिए ये 40,000 रुपए साल का फिल कर रहे थे। मैंने पूछा कहाँ से लिया कैसे लिया, तो इन्होंने बताया कि हाँ जी मेरे एक दोस्त है उन्होंने मुझे दिलवाया। मैंने इनके सामने इनको 1 करोड़ की टर्म पॉलिसी का प्रीमियम दिखाया, जो मुश्किल से 12 से 13 हजार रुपए में साल का आ रहा था, जिसके लिए 40,000 दे रहे थे। तो अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे, अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, आपका कोई भी पर्सन, वो कोई भी हो, आपको सही डिसीजन नहीं देगा। सुनील त्रिपाठी के ऊपर डिपेंड ना हो, मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरा इस प्लेटफॉर्म का एकमात्र लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना कि अपने फाइनेंशियल डिसीजन आपको खुद लेने हैं। उसके लिए आपको इक्विप होना है, उसके लिए आपको सीखना है, पढ़ना है, जानना है। जितनी जल्दी जानेंगे उतना आपको खुशी मिलेगी, उतना आपका नुकसान होने से बच जाएगा। दिस इज माई रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक योर फाइनेंशियल डिसीजन। Even today, after 2-3 years of my experience of taking your classes, I have received one portfolio from someone today. I have seen all the PSUs filled, Railtel to IRFC, then all those things. Why? I don't know. If I am telling you people, these shares are going up only in boom. What is happening? Please, आपको दिखेगा पैसा बनता हुआ, लेकिन आप इस पैसे को enjoy, you will never be enjoying that money. आज लोगों के 30-30%, 30-30% पोर्टफोलियो जहां डाउन, हमारा पोर्टफोलियो भी डाउन है, हमारा भी 10% डाउन हुआ होगा, पक्का हुआ होगा, आपका भी हुआ होगा। लेकिन जो आपका 10% डाउन है, जिस दिन मार्केट रिटर्न लेगी उस दिन वो ऊपर चला जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जिसके ये डिफेंस पीएसयू 30-30% डाउन हो गए हैं, हो सकता है एक झटके में फिर 10% ऊपर जाए। मैं आपको बता रहा हूं, अभी झटका आएगा, दे विल गो अप, लेकिन फिर वो वहां से 10% ऊपर जाने के बाद दे विल अगेन गो 30% मोर डाउन। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूं, बहुत देखा है, 20-22 साल हो गया इस मार्केट में, समझ लिया है। ऐसे ही इंफ्रा बूम आया, ऐसे ही टेक बूम आया, ऐसे ही पावर बूम आया, ऐसे ही केमिकल बूम आया, ऐसे ही डिफेंस बूम आया, ऐसे ही पीएसयू बूम आया, अभी फिर और कोई बूम आया। कोई भी बूम, हर कोई, एक चीज ध्यान रखिए, मैक्सिमम ऑफ यू आर ए टीचर, हर कोई बच्चा टॉप नहीं कर सकता। जब पीएसयू बूम आया तो आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़, कुछ ना, हाँ पीएसयू का कोई एक शेयर ऐसा होता जो बहुत अच्छा कर रहा होता तो मैं कहता हाँ इसमें हम गलत डिसीजन नहीं ले, इसको हम स्टडी कर सकते थे। कोई एक शेयर डिफेंस का ऐसा होता, बट सब डिफेंस चल रहा है, इसका मतलब वो कहीं हर बच्चा टॉप कर ही नहीं सकता, सिंपल सा रूल है, टॉप एक ही करेगा। आपको इस बात को समझना है, जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा होगा। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले एक ईटीएफ बताने जा रहा हूं,
जिसको कुछ नहीं, मैं हर बार कहता हूं, मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ नया बताता हूं। आज मुझे किसी ने कहा सर बहुत हो गया, किसी आज 1 घंटे का उन्होंने मेरे पोर्टफोलियो एनालिसिस, सर बहुत हो गया, बहुत दिमाग लगा लिया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूं। तो आज मैं आपको कोशिश करूंगा 2 ETF बताने की, बता भी चुका हूंगा। एक बताऊंगा मोमेंटम का और एक बताऊंगा वैल्यू का। देयर आर 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग, आई एम रिपीटिंग, देयर आर 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग, वन इज कॉल्ड एज मोमेंटम इन्वेस्टिंग, अनदर इज कॉल्ड एज वैल्यू इन्वेस्टिंग। Momentum investing is that investing in which the shares which are going up due to market, you have to buy those shares. You have to buy those shares. Another, there are, another thing is called as value investing. Value investing is that the shares which are available below their valuation, you have to buy those shares. ये 2 ही इन्वेस्टिंग होती है। आप उस तरह के शेयर्स को ढूंढ लें, कर लें। नहीं समझ में आता तो फिर मैंने हमेशा कहा है कि आई विल गिव यू, मैं आपको टूल्स बताऊंगा, मैं आपको टिप्स बताऊंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा, ढूंढना आपको पड़ेगा। मैं आपको शेयर का नाम नहीं बताऊंगा, ये वाला शेयर खरीद, ये वाला शेयर बेच दो, ये मैं नहीं बताऊंगा। ये मेरी मजबूरी है, बीइंग एन एजुकेटर आई कांट डू दैट। तो मैं आज आपको 2 ETF बताने जा रहा हूं, एक वैल्यू का, दूसरा मोमेंटम का। उन दोनों ETF के कंपोनेंट भी बताऊंगा, दिखाऊंगा भी आपको। आपको क्या करना है, जिस तरह के आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपको टेंशन नहीं लेना तो चुपचाप, अगर मेरे जैसा आदमी, जैसे शुरू में, अगर मैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद 15, 16, 17% ऑफ अर्निंग पर एनम, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। लेकिन आप में से कुछ लोग होते हैं जिनको 50% करना कहते हैं, 15% तो कुछ होता ही नहीं। तो आई डोंट नो व्हाट दे विल डू। मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 तरीके, एक वैल्यू का, एक मोमेंटम का। उससे आपको नंबर ऑफ शेयर्स आपके सामने आ जाएंगे। तरीका ये है कि आप उसमें से कुछ शेयर खरीद लें या पूरा का पूरा ETF ही खरीद लें। दोनों आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको पहले मैं उनकी पास्ट परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, वो पहले आप उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो उनके कंपोनेंट्स को देखें, रिसर्च करें, इन्वेस्ट करें। मैंने आपको अच्छे शेयर क्या होते हैं, अच्छी वैल्यू क्या होता है, अच्छा प्राइस क्या होता है, कब खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, बहुत सारे सेशंस लिए हुए हैं, लेता रहता हूं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट बस एक ही रहता है कि प्लीज, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से खुश हैं तो जरूर आप फीडबैक जरूर दिया कीजिए। लेकिन मैं देखता हूं, मैं नाम पढ़ता हूं, कौन लोग फीडबैक देते हैं, कौन नहीं देते हैं, तो कोई बात नहीं। कुछ चीजों में तो आदमी डिफरेंट होगा ना, हर कोई एक हो ही नहीं सकता, वो मुझे पता है। तो है कुछ लोग जो, ठीक है देखिएगा, मैं आपको 2 इंडेक्स आज दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहला जो मैं ETF आपको दिखाने जा रहा हूं, इस ETF का नाम है, ध्यान से देखिए, निफ्टी 200 मोमेंटम 30। प्लीज, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, इस ETF को ध्यान से देखिए। बहुत ही प्यारा ETF है, बहुत ही प्यारा इंडेक्स है। इसके ऊपर बहुत सारे ETF बने हुए हैं। आपको चाहे ETF खरीदना खरीद लो, या इसके कंपोनेंट में जाके इसके शेयर्स खरीदना शेयर्स खरीद लो। ये क्या देखता है कि जो निफ्टी टॉप 200 शेयर्स है, इंडिया के टॉप 200 शेयर्स में से किसमें इस समय मोमेंटम है, उनमें से 30 को छांट कर ये इंडेक्स बनता है। इसका रिप्लेसमेंट हर एक डेफिनेट पीरियड के पास होता है, बाद होता है। इसमें कुछ क्राइटेरियाज रखते हैं, उस क्राइटेरियाज में जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो इस ETF का पार्ट बनते हैं। अगर मैं इसका कुछ टाइम का आपको परफॉर्मेंस दिखाऊं तो 2021 से ये ETF है, और अगर आप देखेंगे तो ये अच्छा खासा रिटर्न देता है। आप चाहें तो आप इस ETF को फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, चाहे तो। मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे बेचना है, ना मुझे खरीदना है, ना मुझे आपसे कोई कमीशन लेना है। मेरा काम है आपको बताना कि अच्छी चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप देखेंगे तो 2 साल में बिना दिमाग लगाए आपका पैसा 3 गुना हो सकता है। यानी आपने 1 लाख लगाया तो वो 3 लाख हो सकता है, अगर आप इस ETF में केवल पैसा लगा देते तो। लेकिन आपको तो PSU ही खरीदना है, आपको तो डिफेंस ही खरीदना है, आपको तो सुनील त्रिपाठी के खरीदे हुए शेयर को खरीदना है, या आपको तो टीवी पे बैठे हुए XYZ के शेयर को ही खरीदना है। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप इस शेयर को देखें, इनके इंडेक्स को देखें,
बहुत प्यारा इंडेक्स है। मैं इसके कंपोनेंट पे जा रहा हूँ, एनएससी के वेबसाइट पे आपको कंपोनेंट मिल जाएगा। आज क्योंकि पूरी मार्केट गिरी हुई है तो आपको रोजर्स में ज्यादा दिखेंगे। इसके कंपोनेंट में आप जाएंगे, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 सर्च करेंगे, आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। इसमें ट्रेंड है इस समय, ये चेंज हो सकता है, जब मोमेंटम किसी का चेंज होगा टाइम, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद चेंज हो जाता है। तो ट्रेंड है, एमएनएम है, भारती एयरटेल है, बॉस लिमिटेड है, उसी तरह सीमेंस है, एबीबी है, बजाज ऑटो है, डिक्सन है, एचएएल है, अदानी पोर्ट है, ओबरा रियल्टी, भारत फोर्स, टाटा पावर, ठीक है, पीएफसी, कमिंस इंडिया, लुपिन, आरईसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी, ठीक है, इंडस टावर, जैसो, बीएड, एनएमडीसी, पीएनबी, मदरसन, टाटा मोटर्स। इस तरह से जो टॉप 30 शेयर्स जिसमें पिछले कुछ समय में मोमेंटम था, उनको मिला के ये इंडेक्स बना है। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इस इंडेक्स में आप आराम से एसआईपी कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना चाहते हैं, बेसिक कंसेप्ट, यू वांट टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट, प्लीज प्लीज स्टार्ट विद द बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन नहीं मानते, यू हैव टू बाई ओनली दो शेयर्स जो कि 10 गुना हो जाएंगे, जो कि आपको पता नहीं क्या दे देंगे। तो अगर ये, दिस इज फॉर द लर्नर्स, दोज हु आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, अब सब कुछ करके भी उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो आप अपनी 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, जो आपको समझ में आए, आप इसमें 1,000 रुपए की, 500 रुपए की, आप इस इंडेक्स में अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इट इज गुड, आप इसको देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपका जो लगे कि हाँ मुझे इसमें रखना चाहिए, आप इसमें रख सकते हैं। मोमेंटम, इस उन शेयर जिनमें मोमेंटम होता है वो होता है। और इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर भी है, इसमें यू विल फाइंड हेल्थ केयर, यू विल फाइंड कैपिटल गुड, फाइनेंशियल सर्विसेज, लगभग लगभग एक अच्छा खासा आपको पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे मिल जाता है। कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसका ईटीएफ देती हैं? यू विल फाइंड ईटीएफ ऑफ आदित्य बिरला, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड मोतीलाल। These are the 4 companies which are issuing the ETF of this company. आपको जिसमें ट्रस्ट हो, जो अच्छा लगे, जो आपका ब्रोकर हो, आप अपना देख लीजिए। मैं कुछ बेचता नहीं हूं, मेरा काम नहीं है वो बताना, एक्सेप्ट जो मेरे मेंटरिंग वाले लोग हैं, वो चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं, उनको, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उनको बताना। बाकी प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग इसको जरूर देखें, एक अच्छा प्रोडक्ट है। उसी तरह मैं आपको एक वैल्यू प्रोडक्ट को भी दिखाने जा रहा हूं। प्लीज जब आपको कुछ न समझ में आए तो आप इस तरह के प्रोडक्ट में पैसा लगाएं। जब आपको डर लगे कि हाँ जी नहीं समझ में आ रहा क्या करें, सब कुछ करने के बाद भी, देखिएगा निफ्टी, और ये मैंने पहले भी बताया था, आज के 6 महीने पहले बताया था, इसलिए मैं आपको 6 महीने बाद दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ मैं उसकी ग्रोथ दिखा सकूं आपको कि व्हाट हैपेंड इन लास्ट 6 मंथ। जो लोगों ने 6 महीने पहले मेरी इस क्लास को अटेंड किया था वो जरूर बतौलेंगे। याद करिए, किसी को कोई बता सकता है? निफ्टी 50 वैल्यू 20 के बारे में हमने डिस्कस किया था लगभग आज के 6 महीने पहले। एनी वन हु हैव ज्वाइन दैट क्लास, any one of you who have joined that class, निफ्टी 50 वैल्यू 20 वाली क्लास? यस सर, बताया था सर, किया था, बताया था। ठीक है। आप इसकी भी, इसको अभी ग्रोथ देखेंगे तो आपको बहुत प्यारा ग्रोथ मिलेगा। जब कुछ, मैं फिर बताता हूं, अगर आप लर्नर हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको इक्विटी मार्केट को एंजॉय करना है, आप कोरोना के बाद देखिए, अगर आप लोग कोरोना के बाद जो लोग आए हैं उनको भी बता रहा हूं कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आपका पैसा करीब करीब 150% बढ़ चुका होता, अगर आपने इसी को यूज कर लिया होता तो। एसआईपी जिसने किया होता उसका उससे ज्यादा बड़ा होता उसको। और अगर आपने वन टाइम लगाया होता, मैंने यहाँ से ले लिया है जो वैल्यूएशन 2019 था, बिफोर कोरोना, तो यू विल फाइंड कि हाँ जी ये सब अच्छे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। प्लीज मैं बार बार आपसे कहता हूँ, निफ्टी ईटीएफ में पैसा लगाओ, निफ्टी बैंक ईटीएफ में पैसा लगाओ, वैल्यू इंडेक्स में पैसा लगाओ, मोमेंटम इंडेक्स में पैसा लगाओ। प्लीज, जब आप परेशान हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप उन सब चीजों में
ना पढ़ें जिसमें पैसा बढ़ने के बाद आफ्टर इंक्रीजिंग योर मनी मनी डिक्रीज होने लगे। कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा हुआ आपको मजगांव डॉक में पैसा लगा के? मैंने ऐसे आज भेजा था आपके पास। क्या आप में से सबने क्या उसको, जब वो नीचे था तो पैसा लगाया नहीं होगा? किसी ने किसी रेट पे, किसी ने किसी रेट पे उस पे पैसा लगाया होगा। दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे क्या हुआ। वाई सी दिस। देखिए जरा, मजगांव डॉक, मजगांव डॉक को मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जरा क्या हुआ। ये कोई भी थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा इंसान होता, कोई मुझे बता सकता है चार्ट, चार्ट अपने आप में क्या बता रहा था? अगर किसी ने मेरी टेक्निकल, पैरेलल टू वाई एक्सिस सर है। कोई कोई बता सकता है? एनी वहां किसे किसने बोला अभी? किसने? वर्टिक पैरेलल सर टू वाई पैरेलल टू एक्सिस जा वाई रहा है क्या? एक्सिस एक्सीलेंट सर है। एक्सीलेंट। कोई भी मतलब कोई भी थोड़ा सा भी टेक्निकल का जानकार होता तो वो कहता सर दिस चार्ट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस चार्ट से हमें जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। किसी को भी। और अभी मैंने नहीं बोला, आप लोगों ने बोला है, मुझे ये भी नहीं पता किसने बोला है। लेकिन जिसने थोड़ा भी पढ़ा है, थोड़ा सा भी रीड करता है, अपने आप ये दिख रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। whenever a chart is parallel to y-axis please be away from that। अंद्रेस भारद्वाज जी बताइए, कितनी बार ये बात बताई जा चुकी है? कितनी बार ये डिस्कशन हो चुका है? बहुत बार हुआ है सर, बहुत बार अब हुआ है। आप कितने बताइए कि चार्ट दिखाए भी हैं आपने ऐसे। उसके बाद अगर ये स्टॉक 6,000 से 4,000 पे आता है और आपका पैसा डूबता है, तो ये किसकी गलती है? क्या ये गलती अपनी गलती। आपकी खुद की है या किसी और की है? अपनी गलती है सर। अपनी गलती है। देखिए, देख करके भी अगर ना देखे, अनदेखा हाँ, करें तो लोगों हमारी लोगों गलती है। को क्या है, लालच एक ऐसी चीज है ना, लगता है नहीं यार ये तो ऊपर ही जाएगा। देखिए जरा, दिस चार्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस नीचे आया, फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस नीचे आया। कितना नीचे जाएगा पता नहीं। अब तो ये अपने 200 डीएमए को तोड़ चुका है। अब सर ये ये तो अपनी, शेयर मार्केट का रूल ही नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही जाएगा, ये तो हाँ ऊपर नीचे वाला तो देखिए, रूल है ही है। देखिए सबसे दिस पहला चार्ट। रूल है। अब लेकिन सबको आईआरएफसी चाहिए, सबको लगता है कि नहीं आईआरएफसी ही ऐसा शेयर है जो उसको राजा बना देगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आप किस लेवल पे फंस जाएंगे। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। इसलिए हाँ, अब देखिए मार्केट गिरी, ये शेयर विच वॉज 221 और ये चला गया आपका 143। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लगभग लगभग ये 50% होने वाला है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, लगभग लगभग ये 40% नीचे जा चुका है। कोई तो ऐसा होगा जो यहाँ 221 पे फंसा होगा। कोई तो ऐसा होगा ये 225 226 जो इसका हाईएस्ट है, क्योंकि वहां पे अगर ट्रेड हुआ तो somebody must have bought this share on that rate। सोचो उसके साथ क्या हो रहा होगा इस समय। सोचो। हाँ, मार्केट नीचे जाएगी तो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर भी नीचे जाएगा, ये देखिए। लेकिन कितना जाएगा, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कितना जाएगा। जब जाएगा पता चला कि हाँ जी ये शेयर 3,000 का था, कहाँ चला गया जी? 2800 चला गया। 3,000 से 2800 देखोगे तो 5, 5.5, 6% होता है। कहीं 40, अगर मार्केट जाएगी तो सब नीचे जाएगा। मार्केट जाएगी तो रिलायंस भी नीचे जाएगा, इफ यू सी, जितने भी बड़ा। लेकिन कोई कितना जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस का सपोर्ट कहां पर है वो आपको देखना पड़ेगा। इस केस में तो रिलायंस भी इस बार ज्यादा टूटा है, लेकिन देखो यहां भी टूटा था। लेकिन रिलायंस जैसे शेयर बहुत तेजी से ऊपर चले जाते हैं। अब ये टूटा था तो बहुत तेजी से ऊपर भी गया था। आपको ये रिकवरी मिल जाएगी, लेकिन आईआरएफसी में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मजगांव डॉक में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप ये मुझे नहीं पता। रेल टेल बहुत दिन पर, आरवीएनएल खूब खूब शोर, मैंने बहुत बार बताया कि आप इनको बेच नहीं पाओगे। एक समय आएगा कि आप इनको बेच नहीं पाओगे। देखो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, चार्ट वाज प्योरली पैरेलल टू वाई एक्सिस। इफ चार्ट इज प्योरली पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऑलवेज रट लो इस बात को, टेक्निकल को। अगर कोई चार्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया तो उस चार्ट को जितना पैरेलल हुआ है उतना नीचे आना ही आना है। आज आए, कल आए, परसों आए, उसको आना ही आना है। उसे कोई नहीं रोक सकता। इसको रट लो, जान लो। अगर कोई चार्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया तो उसको वहां से करेक्ट होके नीचे आना ही आना है। तो प्लीज
उस झटके में अगर आपको कहीं गलती से अगर आपने ऐसा कोई शेयर खरीद लिया मान लो, ठीक है, तो प्लीज उससे जितना नीचे आ जाए, जितना जल्दी निकल जाए, उतना खुशखबरी होती है। इसीलिए मैंने आपको, आई थिंक अगर मैं सही हूं तो आप लोग देख लेना, आपके पास वो मैसेज होगा। मैंने, क्योंकि मेरे फोन में बहुत सारा जंक होता है, इसलिए मैं टाइमर लगा दिया है। मैंने आपको कुछ 16 तारीख, 17 या 23 तारीख को एक मैसेज भेजा था, प्लीज सेल योर बैड डिसीजंस, प्लीज सेल योर बैड डिसीजंस, इसीलिए भेजा था। वो एक ऐसा टाइम था जिसे आपको समझना चाहिए था। जितना समझ जाते उतना, मुझे भी नहीं पता युद्ध कितना बढ़ेगा, और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये मार्केट और नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन मुझे एकदम कंफर्म पता है, आपको लिख दे रहा हूं, जैसे ही चीजें शांत होगी, रिलायंस ऊपर आएगा, एचडीएफसी ऊपर आएगा, कोलगेट ऊपर आएगा, एचयूएल ऊपर आएगा, डाबर ऊपर आएगा, एशियन पेंट ऊपर आएगा, कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर आएगा, सही नेस्ले ऊपर आएगा, लेकिन रेलटेल ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, मजदगांव ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, आरबीएनएल ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब अगर आप इस, मतलब आपका पैसा है भाई, आपका पैसा है, आपको समझना पड़ेगा। एक तरफ तो आप अपने पैसे को एफडी में रखते हैं, और जब रिस्क लेने आते हैं तो आप इतना रिस्क लेते हैं कि पूछिए मत। इतने बड़े खतरों के खिलाड़ी क्यों बनना है, इतने बड़े खतरों के खिलाड़ी आपको क्यों बनना है? आराम से इतने इन्वेस्ट करो, आपका पैसा देता है आपके इसमें क्या बोलते हैं कि एफडी में 5%, अगर आपको शेयर मार्केट में आ गए आपको 12%, 13%, 14% मिल जाता है, बी हैप्पी विद दैट। क्यों रिस्क लेके अपने पैसे को बर्बाद करना है? हाँ, आप सीख गए, आपको एकदम आ गया है, आप विजय केडिया बन गए, आप शाहरुख खान बन गए फिल्म इंडस्ट्री का, आप क्रिकेटर के बन गए सचिन तेंदुलकर, उसी तरह आप हो सकता है कि आप शेयर मार्केट के भी कुछ बन जाए, झुनझुनवाला बन जाए, फिर जो मर्जी वो करिए। लेकिन अभी आप आए 1 साल 2 साल 3 साल इन्वेस्ट करते हुआ और आपने अपने पैसों का ले लिया रिस्क। ऐसी गलतियां ना करें, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। हर जो आप लोग जो सर्विस क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं बार बार कहता हूं, ये जो स्कैम्स हैं, जो लोग स्क्रीनशॉट बना बना के दिखाते हैं, मैं तो इस इंडस्ट्री का आदमी हूं, मेरे पास रोज लोग आके मेरे ऑफिस में बैठे रहते हैं, रोज यही बातें करते हैं, सर आप मेरे किसी किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख लेना, मेरे किसी यूट्यूब वीडियो के नीचे कोई ऐसा लिंक नहीं होगा जो आपसे ये कहेगा ये वाले ब्रोकर के पास अकाउंट खोलो, ये वाले ब्रोकर के पास ये करो, ये वाला प्रोडक्ट खरीदो। प्लीज, मेरा काम है, दिस इज एजुकेशनल चैनल, मेरा काम है एजुकेट करना। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको शेयर मार्केट में ईमानदारी से पैसा कमाना है, जिसमें बहुत रिस्क नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, फ्लक्चुएशन होगी, नो डाउट फ्लक्चुएशन होगी, फ्लक्चुएशन अलग चीज होती है, रिस्क अलग चीज होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब वॉलेटिलिटी है, जब सारी मार्केट नीचे जाएगी ये भी नीचे जाएगा, आपका शेयर भी नीचे जाएगा, बट वंस द मार्केट विल टर्न अप योर शेयर विल आल्सो टर्न अप। बट रिस्क का मतलब होता है कि नीचे गया तो कहां जाएगा, पता नहीं कितने दिनों से लोग वोडाफोन को मल्टी बैगर होने का इंतजार कर रहे हैं, और कितने साल करेंगे इसका मुझे नहीं पता, कर रहे हैं, करने दीजिए। पता नहीं कितने सालों से लोग यस बैंक को 400 पहुंचाने वाले हैं, सब लगे हुए हैं पहुंचाने में, पहुंचाइए जी। क्या बात कर रहे हैं आप? एचडीएफसी जैसा शेयर के डबल वैल्यूएशन पे यस बैंक ट्रेड कर रहा है, लेकिन लोगों को यस बैंक लग रहा है कि नहीं जी बहुत अच्छा है, ठीक है जी आपकी मर्जी है, चलिए जी मैं आपको दिखाता हूं, आपके जो नॉलेज के लिए प्लीज ये सब चीजें मैं हमेशा आपको बताऊंगा। कभी भी किसी भी शेयर का, जो बैंक के शेयर होते हैं वो हम प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखते हैं। देखिए जरा, एचडीएफसी का प्राइस टू बुक वैल्यू 2.69 है। आई एम रिपीटिंग, एचडीएफसी का प्राइस टू बुक वैल्यू 2.69 है। मैंने तो यस बैंक का देखा भी नहीं है, आपके सामने खोल रहा हूं क्योंकि मैं, और यस बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू 1.48 है। चलिए जी, चलिए ये उससे कम है, लेकिन यहीं पे मैं एसबीआई देख लेता हूँ जरा। एसबीआई क्या है? एसबीआई का 1.66 है। तो भाई मेरे को एसबीआई जैसे शेयर के वैल्यूएशन पे मिल रहा है यस बैंक, मैं एसबीआई लूंगा, मैं क्यों यस बैंक में अपना दिमाग लगाऊं? मैं क्यों लगाऊंगा उसमें दिमाग? मेरे को दिख रहा है कि हाँ जी, मैं कोटक महिंद्रा बैंक को देखता हूँ, वो क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक ये चलो 2.74 पे, ये सारे जो होंगे जनरली ये
ये सारे एक ही वैल्यूएशन पे होते हैं, ICICI, ये सब जनरल, ये आपका थोड़ा सा सबसे ज्यादा है। और एक्सिस को देख लेते हैं, एक्सिस कितने पे है। अब आप बताइए कि ये सब की, ये देखिए चारों लगभग एक ही वैल्यूएशन पे जो प्राइवेट वाले हैं। और यस बैंक जो है वो आपका SBI की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। PNB का वैल्यूएशन देखिए जरा, PNB का वैल्यूएशन देखते हैं क्या हो रहा है। PNB के वैल्यूएशन को अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं, मैं PNB का वैल्यूएशन जो है वो यस बैंक से सस्ता है। तो भाई कम से कम ये तो पता है ना कि क्यों हम मल्टीबैगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लीजिए जी, आपकी मर्जी है जी, आपके पैसे मेरे तो डूबेंगे नहीं। दुख होता है, मैं कहता हूं छोड़ दो, मेरी वीडियोस मत देखो, मेरी क्लासेस मत अटेंड करो, उसके बाद आपके पैसे जो मर्जी वो करो। दिक्कत है कि मैं जिस चेहरे को देखता हूं, वीडियो को ऑन देखता हूं, जिस नाम को पढ़ता हूं, उसके बाद वो आता है मुझे 5,000 10,000 रुपए भी देता है, कहता है सर मेरा पोर्टफोलियो देखो। और उस पोर्टफोलियो को देखता हूं तो उसमें RVNL, PFC, REC, इतना दुख होता है कि समझ में नहीं आता। यस बैंक, वोडाफोन, किसने कहा ये सब खरीदने को? आपको जब कुछ नहीं समझ में आता ना, मैं दोबारा आप लोग को दिखा रहा हूं, जिसको कुछ नहीं समझ में आता, प्लीज आप जो है यहां पे जाइए गूगल पे, यहां पे लिखिए निफ्टी 100, इंटर निफ्टी 100, ये इसको खोलिए। ये इंडिया की टॉप 100 कंपनियां हैं, ये इंडिया की टॉप 100 कंपनियां हैं। इनमें से अच्छे अच्छे ढूंढ के थोड़े 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 इन्वेस्ट करिए। इनमें से देख लीजिए जो आपको गेनर्स में से, लूजर्स में, ये पूरी 100 की लिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप डिटेल में जाएंगे, आपको लिस्ट मिल जाएगी, ये 100 इंडिया की कौन कौन सी कंपनियां हैं। आज का गेनर लूजर है, तो आपको सारी कंपनियां, इसमें से जो आपको लगता है 10 20 25 कंपनियों का एक पूल बना लीजिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसको कुछ नहीं पता, प्लीज। लेकिन अब आप पता नहीं कैसे आप पहुंच जाते हैं वोडाफोन तक, यस बैंक तक। ऐसी क्या गलती क्यों करना चाहते हैं पता नहीं, मेरे को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, प्लीज मुझे माफ करेंगे आप लोग, मेरा काम है। चलिए अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल पे, कि टेक्निकली अब मार्केट क्या कह रहा है, उसकी बात करते हैं। अगर मैंने आप लोगों को गुस्से में कुछ बोल दिया, गुस्सा आता है क्योंकि मैं इतना पेन लेता हूँ, फिर भी आप वैसे शेयर खरीदते, पैसे आपके डूबते हैं, गुस्सा मुझे आता है। जैसे समझ सकते हैं, अंद्रेश जी को मैं देख पा रहा हूँ कि अगर वो रोज योगा कराते हैं, उसके बाद उनके जो शिष्य हैं जाके गोलगप्पे खाते होंगे मार्केट में, तो उनको गुस्सा आता होगा, यार मैं योगा करा रहा हूँ इसका पेट कम करने के लिए, शाम को गोलगप्पे खा रहा बिल्कुल बिल्कुल आता है। ऐसा आता है ना, सर। आता है नहीं आता है सर? तो बस, तो इसीलिए मैं, बिल्कुल आता सर, जब आके प्रॉब्लम बताते हैं, जब उनको समझाओ चीज, वो हाँ, समझते नहीं है। तो इसीलिए तो उसी तरह मुझे भी गुस्सा आता है कि मैं इतना समझाने के बाद भी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल बिल्कुल पे ले सर, जा रहा हूँ जायज है, आपके। बिल्कुल जायज है। अब देखिएगा ध्यान से, इस समय आप निफ्टी को देखिए, इन फ्रंट ऑफ यू दिस चार्ट इज ऑफ निफ्टी, यू कैन फाइंड द कैंडल ऑफ टुडे क्लोजिंग बिलो 50 DMA। प्लीज 50 DMA के नीचे क्लोज हुआ है, ये अपने आप में एक बियरिश इंडिकेटर है। इस 50 DMA पे अगर सपोर्ट ले लेता तो ये अच्छा था। द मार्केट हैज नॉट टेकन सपोर्ट ऑन 50 DMA, ये मार्केट के लिए अच्छा बात नहीं है। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया। अब मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूं। डेली चार्ट तो पिछली बार ही 50 DMA को तोड़ दिया था, और आज इसका कंफर्मेशन भी हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, ये था दिस कैंडल वाज ऑफ 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर का कैंडल क्लोज हुआ था 50 DMA के एकदम। तो वहां पे एक हमारे पास एक आइडिया लग रहा था, शायद यहां से मार्केट रिवर्स हो जाए, शायद यहां से मार्केट रिवर्स हो जाए। लेकिन आज की कैंडल पैटर्न, जिन लोगों ने कैंडल पैटर्न की क्लासेस अटेंड की है वो ध्यान से देखें। आज की कैंडल देखेंगे तो ये बॉक्सिंग फॉर्मेशन का जस्ट अपोजिट है, बॉक्सिंग फॉर्मेशन का जस्ट अपोजिट कैंडल है, जो 50 DMA को तोड़ के नीचे आ गया है। जब 50 DMA को तोड़ के नीचे आ गया, ये अपने आप में एक बियरिश इंडिकेटर है। और जब मैं इसको देखता हूं जाके आपके किस कैंडल पे, वीकली कैंडल पे, तो वीकली कैंडल भी आज मुझे
बेयरिश इंडिकेटर दे रही है 50 DMA। दिस पिंक लाइन इज माय 50 DMA, ब्लू लाइन इज माय 20 DMA, बैक लाइन इज माय 200 DMA। तो मेरा जो पिंक लाइन है उसके नीचे आ गया कौन सा, मेरा वीकली वीकली चार्ट का जो वीकली कैंडल है वो भी नीचे आ गया। अब अगर इस वीक का जो कैंडल बन रहा है वो इसी के नीचे क्लोज हो जाता है मतलब फ्राइडे को, तो ये बहुत ही गलत होगा। ये थोड़ा गलत क्या होगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बता रहा हूं तो मार्केट थोड़ा सा बेयरिश हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा। लेकिन अगर ये वीकली चार्ट की क्लोजिंग इस पिंक लाइन के ऊपर जाके होती है, ये पिंक लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, पिंक लाइन, दिस इज कॉल्ड एज 50 DMA। 50 DMA के ऊपर क्लोज हो पाता है, मान लो कल हो गया, परसों हो गया, कल आके फ्राइडे की जो क्लोजिंग होगी वो इस 50 DMA के ऊपर होती है, तो हो सकता है वहां से रिवर्सल हो जाए। तो इस बात को हमें अभी वेट करना पड़ेगा। अगर किसी के मन में था, अभी किसी ने ज्वाइन करते पूछा था कि सर मारुति नीचे आ रहा है, अभी खरीद रहे हैं कि और खरीदें, तो आप तब तक वेट कर सकते हैं। इस वीकली कैंडल को देखें कि इसकी क्लोजिंग जो है, closing of this weekly candle is going below the 50 DMA or it is closing above the 50 DMA। इसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या करना है। दूसरा एक चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मुझे निफ्टी में, और ये हमने कई बार चेक किया है, कई बार पास में हुआ है, निफ्टी में आपको एक गैप दिख रहा होगा, निफ्टी में आपको एक गैप फॉर्मेशन हुआ है। जनरली गैप फॉर्मेशन निफ्टी में हो तो वो बहुत जल्दी गैप फिलिंग होता है, वो गैप फिलिंग होता ही होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक गैप बना था अपवर्ड में, एक दिन चाहे वो इलेक्शन की वजह से हुआ, लेकिन अगर आप देखेंगे ये कहां तक आया था, इस चार्ट को देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो चार्ट आया था ये लगभग लगभग उसी पॉइंट पे आया था जहां से आपकी गैप फिलिंग का प्रोसेस था, जहां से आपका ये गैप फिलिंग का प्रोसेस था। गैप फिलिंग ये आपकी एक थ्योरी है जो जनरली कहती है कि होगी होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, आपको दोबारा दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये गैप बना यहाँ पे और ये ऊपर गया, फिर ये देखिए ये जो गैप बन रहा है, इस गैप को मुझे ऐसा लगता है इसको फिल करने के लिए निफ्टी 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में इसको फिल करेगा। क्योंकि अगर निफ्टी को नीचे जाना होगा तो निफ्टी कैसे नीचे जाता है उसको भी मैं आप लोग को दिखाता हूं। निफ्टी कभी भी ऐसे नीचे नहीं जाता जैसे अभी गया हुआ है। निफ्टी को नीचे जाना होगा अगर लंबा, तो निफ्टी चाहे कोरोना आ जाए, चाहे यूक्रेन आ जाए, चाहे इजराइल आ जाए, निफ्टी ऐसे नीचे आता है, ऐसे ऐसे नीचे आता है। ये देखिए, ये निफ्टी के नीचे आने की चाल है, निफ्टी के नीचे आने की चाल ये बन सकती है। दिस कैन बी द प्रोसेस, ये प्रोसेस अगर आप यहां देखेंगे, यहाँ पे एक गैप बना तो यह इसने गैप को पहले फिल किया, यहाँ पे एक छोटा सा गैप बना तो विद इन 5-7 डेज इसने इस गैप को फिल किया। अगर मैं आपको देख पा रहे हैं मेरे कर्सर को, तो अगर निफ्टी में गैप बनेगा तो पहले गैप फिल होगा फिर ही नीचे आएगा। तो उसी तरह अगर निफ्टी को नीचे जाना भी होगा तो पहले इस गैप फिलिंग के लिए आएगा, पहले इस गैप फिलिंग को करेगा, फिर वो नीचे जा सकता है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता। अगर मैं कहूँ हाँ मुझे पता नीचे जाएगा, झूठ बोल रहा हूँ। अगर तो मैं कहूँ नहीं जी ऊपर जाएगा, वो भी झूठ बोल रहा है। मैं तो आपको टेक्निकल देख के बता रहा हूँ, टेक्निकल ये कह रहा है कि निफ्टी यहाँ से ऐसे नीचे, ये जो अभी बन रहा है चार्ट कि निफ्टी, क्या ये निफ्टी ऐसे नीचे आएगा? नहीं, ऐसे नीचे नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। नो इफ बट, निफ्टी को पहले इस गैप को फिल करना पड़ेगा। मुझे लगता है, जो मेरी समझ कहती है कि मेरे को वीकली कैंडल को देखना पड़ेगा। अगर वीकली कैंडल, ये जो कैंडल है जो अभी ये नीचे बन रही है, ये कैंडल जो 50 DMA के नीचे आ चुकी है, हो सकता है इसी वीक में ये 50 DMA के पास आके सपोर्ट ले ले, ये रिवर्स हो जाए, पहले वो वहां पे गैप फिलिंग के लिए जाए, इस गैप को फिल करके ये ऊपर भी जा सकता है, और फिर अगर हो सकता है मान लो युद्ध ये कुछ हो गया, बड़ा हो गया, तो इट कैन गो डाउन। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट प्लीज
अगर आपके पास कोई शेयर ऐसा है जो अभी किसी मैम ने पूछा, आई थिंक कुलजीत मैम ने पूछा था कि क्या उस समय नहीं बेचा अब बेच दूं, अभी बेचने का टाइम नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम टू सेल, दिस इज टाइम टू बाय। धीरे धीरे, क्या हम, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, क्या करें, 2 लाख का आज खरीदो, फिर नीचे जाता है 2 लाख का फिर खरीदो, फिर नीचे जाता है 4 लाख का फिर खरीदो। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं है, एंजॉय करो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब हमें बेचना होता है, जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो हमें खरीदना होता है। हम जनरली लोग उल्टा करते हैं। और आप जो कहते हैं ना, मार्केट में 1%, 2%, 3% लोग पैसा कमाते हैं, मार्केट में 90%, 95%, 97% लोग पैसा गवाते हैं। आपको मार्केट के साथ रहना है, आपको पैसा बनाना है, आपको पैसा गंवाना नहीं। अब हाँ, टेक्निकल वाले जो लोग होते हैं वो आपको बताएंगे इस लेवल के नीचे आ गया, स्टॉप लॉस लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। वो उन शेयर्स में किया जाता है जो ट्रेडिंग के लिए है। हमारे पास ट्रेडिंग के शेयर नहीं है, हम ट्रेडिंग वाले शेयर रखते नहीं है, हम अच्छे शेयर अच्छे वैल्यूएशन वाले रखते हैं। तो जिससे आपको बहुत अच्छे अच्छे शेयर अच्छे वैल्यूएशन पे आते हुए दिखेंगे। मैं कुछ शेयर्स आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाने के पीछे मेरा कारण ये है कि जो लोगों को जब मैं बात करता हूं, कई बार हमारी बात हुई तो कहते हैं सर वो शेयर तो नीचे आता ही नहीं। शेयर सब नीचे आते, हर शेयर नीचे आता है। आई होप पिछले 2 3 4 सालों में देख रहा होगा आप लोगों ने, टाइटन जैसे जैसे शेयर भी, टाइटन जैसे जैसे शेयर भी नीचे आते हैं। बस आपको सही समय पे वेट करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, जितनी मेरी समझ कहती है, अगर किसी के पोर्टफोलियो में टाइटन जैसा शेयर नहीं है तो दिस कैन बी द बेस्ट टाइम अगेन। बार बार दे रहा है, बार बार देता है, जब ऊपर जाता है तो सब कहते हैं सर टाइटन खरीदना था। अभी मेरे पास, मैं सुनाना चाह रहा हूँ, कोई है इस मीटिंग में जिसने सर टाइटन खरीदना था लेकिन मौका नहीं मिल रहा है, उसी को मैं सुनाना चाह रहा हूँ कि देखो जी मौका फिर मिला। मैं नहीं कह रहा टाइटन खरीदो प्लीज, नो नो रिकमेंडेशन टू एनीवन। मैं कह रहा हूँ कि हर शेयर मौका देगा, वेट करो। भागते हुए जब ऊपर भाग रहा था टाइटन, तब मैंने उस बंदे को, मेरे पास आए थे तो मैंने कहा था अभी रुक जाओ, नहीं सर ऊपर जा रहा है, भाग जाएगा, चला जाएगा, ऐसी फिर तो मैंने कहा था रुक जाओ रुक जाओ। आज मैं उनको बता रहा हूं, आई होप मिश्रा जी सुन पा रहे होंगे। मिश्रा जी दोबारा ये आपको मिल रहा है, आपकी मर्जी है, हो सकता है और नीचे भी मिले। तो मेरा है कि भागते हुए शेयर को ना खरीदें और गिरते हुए शेयर को डर के ना बेचें। आज क्लास रखने के पीछे मेरा एकमात्र कारण है, मैंने कल भी क्लास रखा था, लेकिन एकमात्र कारण है कि कहीं आप डर के शेयर ना बेच दें, परेशान होकर ना बेच दें, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा लगेगा कि नहीं है, पैसे आपके नुकसान होंगे, दुख मुझे होगा। कुछ शेयर्स बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे आ रहे हैं, वॉच करें, देखें, अपने पोर्टफोलियो को बनाएं, देखिए अच्छे शेयर आपको अच्छे रेट पे मिलेंगे। ढूंढने की कोशिश करें, वेट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। हाँ, हमेशा कहता हूं, क्या आपका अच्छे शेयर्स का पूल तैयार है कि नहीं। पूल तैयार होगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मेरा ये वाला शेयर अच्छे रेट पे आ गया। क्या आपके शेयर का पूल तैयार है। अगर आपके शेयर का पूल तैयार होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार एशियन पेंट फिर 200 डीएमए के पास आ रहा है। अगर आपका पूल तैयार होगा तो अभी कुछ दिन पहले एक और है मैडम जी जो है, आई होप, क्या नाम है उनका, समदेवी, वो भी आई थी मेरे पास, सर बजाज फाइनेंस नहीं खरीद पाऊंगे मैं जीवन में। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि देखिए जी बजाज फाइनेंस आप जीवन में ही खरीद पाएंगे, मौका मिलेगा आपको, देखिए मौका मिलेगा। जुड़ी हुई है वो, आई थिंक क्या नाम था उनका। तो प्लीज, आपको हर अच्छे शेयर के लिए मौका मिलेगा। आपको किसी सुनील त्रिपाठी के जानने की जरूरत नहीं है, आपके अच्छे शेयर्स का लिस्ट तैयार होना चाहिए। जब वो अच्छे रेट पर आए आप उन्हें खरीदें, आप उन्हें खरीदें। अगर आपको बजाज फाइनेंस से प्यार है, आपको लगता है अच्छा शेयर है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग, आप क्या करें, इस लेवल पे 4 खरीद लिया, फिर नीचे आता है, जब जब शेयर नीचे आए तब आप 2 4 5 10 खरीदते जाएं, आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो जाए। अब ये नहीं कि आज ही पता चला कि हाँ जी 2 लाख रुपए बजाज फाइनेंस में लगा दिए, ऐसी गलतियां नहीं करते। प्लीज बाय शेयर्स ऑन एसआईपी बेसिस, एसआईपी बेसिस। हर महीने जो पैसे 10,000 20,000 50,000 आपके पास आते हैं, कभी कुछ खरीद लिए, कभी कुछ खरीद लिए, जो आपको अच्छे लगते हैं, आपकी मर्जी है। अभी एक और शेयर है जिसके लिए मुझे किसी ने कहा था, हाँ आई थिंक 450 में था, लोग जुड़े होंगे, वो लोग याद है किसी को, वैभव ग्लोबल 450 कुछ दिन पहले, याद है, यस देखिए सर।
याद है 300 से जब 450 गया था सबको खरीदना था, अब दोबारा 300 आ गया, किसी को नहीं खरीदना होगा, किसी को नहीं खरीदना होगा, सबको दुनिया का सबसे खराब शेयर लग रहा होगा ये। ऐसे ही होता है। अचानक 300 से 450 गया था, मैं भी खुश हुआ था, मैंने बताया था देखो कितना अच्छा भागा है। फिर उस समय सर आप खरीद लें, इसी मीटिंग में पूछा था सर आप खरीद लें। अब मैं उनको कह रहा हूं अब देखिए सिचुएशन दोबारा, आप बेस को देखने की कोशिश कीजिए, क्या ये अपने बेस पे दोबारा आ गया? समझिए, इस चार्ट को देखिए, आपको एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा। फिर मैं कह रहा हूं खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्जी है, आप शेयर को देखिए, टेक्निकल को समझिए, बेस को समझिए, क्या ये अपने बेस पे है, क्या इसी बेस से यहाँ पे ऊपर गया, फिर इसी बेस पे आया ऊपर गया, फिर इसी बेस पे आया ऊपर जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, हो सकता है इसके नीचे भी चला जाए, ये मेरे पास है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ चार्ट को रीड करने की कोशिश कीजिए, जब शेयर भाग रहा होता है तो नहीं खरीदा जाता है। आईटीसी देखिए, ये देखिए आईटीसी, अब ये शेयर ज्यादा नहीं भागा है तो ज्यादा नहीं गिरेगा, जो भागेगा वही गिरेगा, नहीं भागा। देखिए आप आज के जुलाई 2023 में जो रेट था 24 में भी वही रेट है बराबर। जब भागा था, जब यहां से 2022 से 2023 में भागा था तो फिर वो गिरा भी था नीचे। तो आपको समझना पड़ेगा अल्टीमेटली जो शेयर है वो आपको 15-18%, 16%, 14% ही साल का देगा। अगर वो किसी साल में आपको 30% दे दिया, किसी साल में 30% दे दिया तो वो अगले साल में 10% नीचे आ जाएगा, मिला जुला के बाद बराबर हो जाएगी। तो इसलिए लालच ना करें, भागते हुए शेयर को ना पकड़ें, अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे जब आए तो ले लें। देखिए उस दिन मैंने आप लोगों से बजाज हाउसिंग बिकवा दिया और मुझे अगले दिन 4 लोगों का मैसेज आया सर आपने क्या किया। ये देखिए जी मैंने क्या किया, आपको दिखाता हूं मैंने क्या किया। ये देखिए मैंने क्या किया, जब मैंने पहले दिन इस शेयर की लिस्टिंग हुई, देखिए जरा इस शेयर की लिस्टिंग हुई 158 पे, मैंने खुद बेचा, मैंने कहा उसके अगले दिन ये चला गया 180, लोगों ने कहा सर आपने गलत डिसीजन ले लिया, बिकवा दिया हमारा। कोई बात नहीं जी, आज देखो क्या हो गया, शेयर कहाँ आ गया 137। अब बताइए 158 पे हमने बेचा तो सही किया कि गलत किया? सही किया कि गलत किया बताइए, समझ में आ रही बात? तो आपको अब वैल्यूएशन समझ में आना चाहिए कि नहीं जी ये 70 रुपए 76 रुपए पे लिस्टिंग हुई थी, इशू आया था, 158 आ गया, अच्छा पैसा कमा लिया, निकल जाइए, एग्जिट कर जाइए, आएगा अगर अच्छा शेयर होगा। अब आपको अगर खरीदना है, मैं फिर बता रहा हूँ 120-20 के आसपास अगर ये आता है, 110, 120, 115, तो ये एक अच्छा रेट होगा इस शेयर के लिए, एक अच्छा रेट होगा। अगर किसी को, मैं आपको आज ये बोलना तो अच्छा नहीं होगा, ये वो शेयर है जो अगले 10 सालों में 10 गुना होने वाले, ये होते हैं, इसी तरह के शेयर होते हैं। आज आपको ये पता चलेगा 120 पे आप ले रहे हैं, अब 10 साल बाद देखेंगे तो कुछ 1200-1500 पे ट्रेड कर रहा हूं, हाँ लेकिन वो 10 साल का पेशेंस होना चाहिए। अब अगर हो सकता है 120 पे देंगे, उसके अगले दिन 1 महीने के बाद वो 110 होगा, आप कहेंगे सर 120 पे दिया 110 हो गया क्या करूं, डर गया बेच दिया। तो कुछ ये शेयर आप, अगर आप बजाज फिनांस को देखेंगे, बजाज फिनसर्व को देखेंगे, अगर आप कोटक महिंद्रा को देखेंगे, अगर आप इन तरह के कोई भी शेयर का देखेंगे तो इनके ग्रोथ लगभग ऐसा ही हुआ है ये 10 साल में। क्यों? 25-26% का ये सीएजीआर देते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई मैं वक्ता हूं, आपको सिंपली देखना है क्या, देखिए जरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये मैं क्यों कह रहा हूं आप देखिए जरा, इसकी ग्रोथ को समझने की कोशिश कीजिए। आप इसकी ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी 2023 में 1500 करोड़ का सेल करता था क्वार्टरली, इस समय ये 2000 करोड़ का क्वार्टरली सेल करता है, तो लगभग 30% के आसपास, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो लगभग ये आपको 30% के आसपास की ग्रोथ आपको दिखेगी। फिर बता रहा हूँ 1500 करोड़ 2200 करोड़, अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन को हटा दें तो करीब करीब आपको 30% की ग्रोथ दिखेगी। और 26% का 26% का अगर ग्रोथ किसी भी कंपनी में मिल जाता है, 26% का रेवेन्यू ग्रोथ होता है तो वो कंपनी 10 ईयर में 10 टाइम्स हो जाती है। ये सिंपल सा एक रूल है, 26% के सीएजीआर से कोई भी आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 10 ईयर्स में 10 टाइम हो जाता है।
सिंपल सा, अगर आप किसी भी स्टॉक कहीं भी इन्वेस्ट करें और उस पर आपको 26% पर एनम का अगर इंटरेस्ट मिलने लगे तो 10 गुना अपने आप हो जाएगा। तो ये ग्रोथ दिख रही है इस कंपनी के, उसमें दिख रही है कि हाँ 26% के आसपास का, 30% के आसपास, 30 नहीं चलेगा, कुछ टाइम के बाद वो 25 हो जाएगा, आगे चल के वो 20 हो जाएगा, तो एवरेज जो है 25-26% का आएगा। तो एवरेज 25-26% का आएगा तो आपका ये जो ग्रोथ है वो आराम से आपको 10 गुना की जगह, मैं 10 गुना बोल रहा हूँ, हो सकता है 8 ही गुना हो सकता है 12 गुना हो जाए, लेकिन ये इस तरह से लगभग हो जाए। तो आपको इस तरह के, उसी तरह एक और शेयर दिखा रहा हूं मैं आपको। अब उसको अगर एक दिन में देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, हाँ, लेकिन अब सबको सबको जो है रिलायंस के दिखाई देते हैं पिछले 20 साल में क्या हुआ, रिलायंस में पिछले 20 साल में क्या हुआ सबको पता है। लेकिन रिलायंस का एक बच्चा आया, अब वो बच्चा भी अगले 20 साल में कुछ करेगा, ये किसी का विजन ही नहीं है। अगर रिलायंस को आप नहीं पकड़ पाए तो आप इसको देखिए कि ये रिलायंस का बच्चा है। एक जनरेशन, 5 जनरेशन में आप नहीं थे, इस जनरेशन में आप आए हो। देखो, विजुलाइज करो, अगर आपको रिलायंस एज अ ग्रुप समझ में आता है, रिलायंस के ओनर एज अ अच्छे प्रमोटर समझ में आते हैं, इनका बिजनेस आपको समझ में आता है, तो इस तरह के शेयर अगर आपको अच्छे रेट पे मिलते हैं तो इनमें अपना पैसा लगा के अगले 10 साल छोड़िए ना। देखिए, अगर आप ब्रोकर से बात करेंगे तो ब्रोकर आपको रोज वही शेयर खरीदवाएगा जिसको उसको अगले दिन बिकवाना है, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं बेचेंगे तो उसका कमीशन नहीं आएगा। मैं बार बार कहता हूं, आपको अच्छा ब्रोकर यूज करना है, उसको उसके प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए कमीशन देना है, वो ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं फ्री वाले वो नहीं, लेकिन आपको रोज शेयर खरीदना बेचना नहीं है कि आज खरीदा 1 महीने बाद बेचा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह के शेयर अगर आपको अच्छे रेट पे जब मिलते हैं, खरीदिए, 10 साल रखिए रखिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ 10 साल बाद क्या हो रहा है आपको। और भगवान से मैं आपको बता रहा हूं, लाइव क्लास में बता रहा हूं, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि अगर सेंसेक्स जो है वो 50,000 पे पहुंच जाए। आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन अगर निफ्टी जो है वो 17,000 18,000 पे आ जाए। मैं तो घर बेच के पैसे लगा दूंगा, अभी बता रहा हूं मैं आपको, घर को गिरवी बेच रखूंगा, अगर वाइफ मना करेगी बेचने से तो, लेकिन पैसे जरूर लगाऊंगा। तो इसलिए यू शुड हैव फेथ कि हाँ एक्चुअल में इक्विटी मार्केट में होता क्या है। सबको चाहिए 2020 दोबारा आ जाए, लेकिन 2020 की शुरुआत हो रही है, थोड़ा सा 5% मार्केट नीचे जा रहा है, 10% नीचे जा रहा है, तो हाथ पैर कांपने लग रहा है। मैंने कहा था दुनिया ने 2020 में, लोग क्लेम करते हैं हमने पैसे कमाए, हमने पैसे कमाए, हमने 3 गुना किए, मैंने 1 रुपए नहीं कमाए। क्यों नहीं कमाए? क्योंकि जब 2020 कोरोना का शुरुआत हुआ तो मेरा तो 100% इन्वेस्टेड था, मार्केट नीचे आई, 100 रुपए मान लो मेरा इन्वेस्टेड था, वो 70 हो गया, और फिर मार्केट ऊपर गई, वो दोबारा 100 हो गया, तो मैं तो कुछ नहीं कमाया। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इस फ्लक्चुएशंस में ना कुछ कमाते हैं ना कुछ गवाते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा सीएजीआर मिल जाता है, और उस सीएजीआर से आप पैसा बनाते हैं, उस पैसे को बनाएं, पैसे को एंजॉय करें। इस समय आपको मैं फिर बता रहा हूं, प्लीज 2 3 4 सेक्टर्स को वॉच करें, ये बहुत अच्छे होने वाले हैं, अच्छे चल रहे हैं। कौन से सेक्टर्स हैं जो वॉच करने वाले हैं? सेक्टर एफएमसीजी को वॉच करें, फार्मा को वॉच करें, ऑटो को वॉच करें, टेक्नोलॉजी को वॉच करें, टीसीएस, इन्फोसिस, इनको वॉच करें। आपको समझ में आएगा कि हाँ जी क्या हो रहा है, इनकी वैल्यूएशन। मैं सेक्टर रोटेशन की क्लास पिछली क्लास में ले चुका हूं, आपको बता चुका हूं, आप उनको देखें, आपको समझ में आएगा। और फिर आपकी जो अच्छे शेयर्स की लिस्ट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो अच्छे शेयर्स की लिस्ट है उसमें देखें कौन अपने रेट पे आ गई है। एक शेयर जो मैंने आज खरीदा है उसका डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं अब, ये बता के कि प्लीज ये मैंने आज खरीदा है, क्यों खरीदा है, मैं उसका फंडामेंटल और टेक्निकल बताऊंगा, लेकिन 5 मिनट बाद बताऊं, नहीं 5 मिनट, 2 मिनट बाद बताऊंगा। 2 मिनट में मैं अभी तक का आप लोगों को क्लास कैसे लगी उसका फीडबैक मैं ग्रुप पे चाहता हूं, उसके बाद ही बताऊंगा। 80 लोग मुझे दिख रहे हैं, 81 81 में से एक मैं हूं। 80 फीडबैक आ जाएगा तो वो शेयर का नाम मैं ले लूंगा जो मैंने आज खरीदा है। देखते हैं, आई विल बी काउंटिंग 10 फीडबैक। ग्रुप पे, ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। जिस भी ग्रुप पे आप हैं, मैं तब तक शेयर निकाल रहा हूं जब तक आप लोग फीडबैक लिख रहे हैं।
शुड आई स्टार्ट? आप लोग कहें तो मैं स्टार्ट कर सकता हूं। यस सर। ओके। डन। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ दिनों में मैं फिर रिकमेंड कर रहा हूं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हो सकता है कल सुबह उठते ही मैं इस शेयर को बेच दूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है कल सुबह उठते ही मैं शेयर का मेरे पास कोई न्यूज आ जाए मैं बेच दूं। हो सकता है कल मैं इसके और शेयर खरीद लूं। मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता, इसलिए आप कुछ भी करें तो अपना डिसीजन लें। मैं एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म चलाता हूं, मैंने क्यों खरीदा है मैं उसका लॉजिक आपको बताने जा रहा हूं। आप भी इस तरह एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, थोड़ा कि आप समझ पाएंगे कि हम शेयर्स कैसे खरीदते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले एस्ट्रल लिमिटेड क्या करती है? एस्ट्रल लिमिटेड पाइप बनाती है। मैंने पिछले 3 सालों में देखा, डीएलएफ ने बहुत फ्लैट बेचे, M3M ने बहुत फ्लैट बेचे, और जो जो सिग्नेचर ग्लोबल ने बहुत फ्लैट बेचे। तो इन लोगों के न्यूज में पढ़ता गया तो मुझे पता चला गुड़गांव में, फरीदाबाद में, नोएडा में, मुंबई में, बेंगलोर में, हर जगह फ्लैट जो है दूने दूने 3 गुने रेट में पिछले 3 सालों में बिके हैं। क्या मैं सही हूं या गलत हूं? बोलिए। आपने ऐसा सुना है प्रॉपर्टी के प्राइसेस पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ है हर सिटी में? बोलिए अशोक बिल्कुल जी। सर, इट इज ऑन बिल्कुल। इट बिल्कुल इज सर। ऑन बूम सर, इट इज ऑन बूम। अगर इन सब कंपनियों ने पिछले 3 सालों में इतने फ्लैट बेचे हैं तो ये फ्लैट को अगले 1 साल या 2 साल में कंप्लीट करके इनको डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर ये डिलीवरी देंगे तो अब जब फ्लैट बिक गए तो उनमें क्या होगा? उनमें पेंट होगा, उनमें टाइल लगेगी, उसमें वायर लगेगा, उसमें पाइप लगेगी। यानी इस तरह की कंपनियां आगे चल के अच्छा बिजनेस करेंगी। ये मेरा एजम्पशन है। आई में बी रॉन्ग, मैं फिर बता रहा हूँ, आई में तो जिसे कहते हैं बिजनेस एनालिसिस हम कैसे करते हैं, वो मेरा एजम्पशन है। दूसरा, फिर मैंने इस कंपनी के फाइनेंसेस को देखने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि कंपनी का आरओसी 23% का है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% के ऊपर है, कंपनी का आरओई 18% का है, कंपनी का ईपीएस ग्रोथ, अभी मैंने कहा कि अगर कोई भी कंपनी केवल 26% से हर साल ग्रो करे तो 10 साल में 10 गुना हो जाती है। ये कंपनी का ईपीएस पिछले 10 सालों से अगर आप देखेंगे तो 30% से ग्रो हो रहा है, 30%। यानी इस ग्रोथ परसेंटेज से ये कंपनी किसी भी हालत में आराम से 15 गुना हो जाएगी 10 साल में, अगर यही ग्रोथ करती रही तो इसलिए मुझे ग्रोथ भी इस कंपनी का अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर मैंने इस कंपनी में एक और चीज देखने की कोशिश की, वो था इसका होल्डिंग पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है होल्डिंग पैटर्न किसी भी कंपनी का समझने की। तो मैं जब इस कंपनी की होल्डिंग पैटर्न को देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है पिछले 2 सालों में जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग मतलब एफआईआई, डीआईआई, प्रमोटर, वो इस कंपनी को धीरे धीरे पब्लिक से छीन रहे हैं। देखिए, पब्लिक के पास पहले था 14%, 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, अब ये 10 पे आ गया है। यानी आने वाले दिनों में 10% से भी कम केवल पब्लिक के पास रह जाएगा। यानी ऑल बिग हैंड्स आर एक्वायरिंग दीज शेयर्स। नाउ दीज शेयर्स विल बी होल्ड ओनली बाय द बिग हैंड्स। जो जनरल पब्लिक है इनसे कुछ ले रहे हैं लोग। क्यों ले रहे हैं आप समझना, बड़े लोग क्यों खरीद रहे होंगे इस शेयर को, ये आपको विजुअलाइज करना है। तो ये आप यहाँ देख पाएंगे। उसी तरह फिर मैंने कंपनी को बैलेंस शीट वगैरह देखी, क्या कोई लोन वोन बहुत बढ़ तो नहीं गया, नहीं, वो भी मैंने देखा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब देख के मुझे लगा कि नहीं, कंपनी का बिजनेस सही है, बिजनेस कंपनी के फाइनेंशियल सही हैं। फिर मैंने देखा कि कंपनी में जो बड़े लोग इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अब मैं गया इसके टेक्निकल पे। जब मैं इसके टेक्निकल पे गया तो आपको एक टेक्निकल पढ़ाया हुआ है कि अगर पास्ट का कोई सपोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, पास्ट का कोई रेसिस्टेंस अगर सपोर्ट बनता है और पास्ट का कोई सपोर्ट अगर रेसिस्टेंस बनता है तो वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट या रेसिस्टेंस होता है। आई एम रिपीटिंग, इफ रेसिस्टेंस ऑफ पास्ट बिकम सपोर्ट एट प्रेजेंट, it is a very good support, and if support of past become resistance of present, it is very big resistance। तो अगर आप देखेंगे तो 2021 का जो आपका रेसिस्टेंस था वही इस समय इस कंपनी का सपोर्ट बन रहा है पिछले 2-3 महीने से। 2-3 महीने से ये चार्ट यहीं पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये जो पास्ट का रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस मतलब जिसके ऊपर नहीं गया, उसे हम कहते हैं रेसिस्टेंस।
जिस पॉइंट के ऊपर जाने से रुक गया, नहीं गया, वो पास्ट का रेसिस्टेंस था, वही यहाँ पे भी सपोर्ट बना था, यहाँ पे भी सपोर्ट बना था, और इधर भी कई दिनों से उसी पॉइंट पे ये रुका हुआ है, अब वो उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा है टूट नहीं सकता, टूट सकता है, लेकिन ये बिग सपोर्ट होता है। इसके टूटने की संभावना ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये एक अच्छा शेयर, अच्छा बिजनेस, अच्छे फाइनेंशियल के साथ और अच्छे सपोर्ट पे अवेलेबल है, अच्छे सपोर्ट पे अवेलेबल है, इसलिए मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहा हूं। मैंने पिछले हफ्ते भी किया था, पिछले महीने भी किया था, आज भी मैंने कुछ किया है। हो सकता है मेरे पास पैसे आए इस महीने के, जैसे पैसे मेरे को जहां से भी आते हैं, कुछ रेंट आता है, कुछ और बिजनेस से आता है, तो आया मैंने कर लिया, फिर कहीं से आएगा फिर कर लूंगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं करता रहता हूँ, ये मेरा वे ऑफ परचेजिंग है। फिर मैं बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, आप अपना रिसर्च करें। मैं इस तरह से करता हूं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने आज ही इसको खरीदा है, तो मेरे दिमाग में था, जिससे कि मैं आपको सारी चीजें बता पाऊं कि हाँ, कैसे मैं बिजनेस, कैसे मैं फाइनेंशियल, कैसे मैं टेक्निकल को कंबाइन करने के बाद शेयर्स को खरीदने की कोशिश करता हूं। पिछली क्लास जब मैंने ली थी, तो मैंने इसी तरह का कुछ एग्जांपल देके आपको मारुति के बारे में बताया था कि जब मैंने मारुति बाय किया था तो कैसे किया था। फिर मैं बता रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि अगर आप स्टडी करके बाय करेंगे तो शेयर, अब अगर आपकी स्टडी, अगर मेरी स्टडी है, कल को ये 1500 जाएगा, मुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने किसी को सुन के खरीदा है और ये 1500 जाएगा, तो मुझे डर लगेगा, मैं इसको बेच लूंगा, यार गलत हो गया कुछ। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, डू योर रिसर्च, देन ओनली बाय द शेयर। आई होप मैं आप लोगों को बता पाया होगा इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे करना है। उम्मीद करता हूं कि अब आप सीखे होंगे, तो अब कम से कम ये पीएसयू, डिफेंस, इन सब चीजों से, यस बैंक, वोडाफोन, इन सब चीजों से दूर रहेंगे। जितना दूर रहेंगे उतने ज्यादा दिन तक इस मार्केट में बने रहेंगे, उतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। एंड प्लीज, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदने से पहले, चाहे वो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे मेडिक्लेम हो, चाहे म्यूचुअल फंड है, प्लीज अपना रिसर्च जरूर करें। मैंने आज आपको 2 प्रोडक्ट बताए, एक बताया मोमेंटम 30 और एक वैल्यू 20 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो थोड़ा एसआईपी में इन्वेस्ट करें, इनमें एसआईपी बनाएं, थोड़ा थोड़ा इंडेक्स फंड में लगाएं, आपका काम हो जाएगा। अच्छे इंडेक्स फंड 15-16% का रिटर्न देते हैं। निफ्टी जैसा इंडेक्स फंड जो कि सबसे ब्रॉड है, वो भी आपको 12-13% का रिटर्न देता है। खुश रहें उससे, क्यों आपको 40% का रिटर्न चाहिए, 40% के चक्कर में ना पड़े। सुमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुमित जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। आपके सर, पास? ये जो हाँ, आपने मोमेंटम 30 बताया था, हाँ जी सर। बताया है, इसमें आप कहते हैं एसआईपी लगानी थी, इसमें एसआईपी कैसे थी? तो एक शेयर एक पूरा सर खरीदना पड़ेगा ना ये तो सर? ये एसआईपी लगाते नहीं है, क्या होता है, कुछ तो ब्रोकर देते हैं आपको फैसिलिटी, अदरवाइज क्या करें, आपको हर महीने मान लो 4000 का, 5000 का ये वाला ईटीएफ खरीदना है, काम खत्म। आपके पास ब्रोकर का कोई भी ब्रोकर है, आपने बना लिया, जैसे हर 10 तारीख को मैं मोमेंटम 30 के में 4000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, काम खत्म। करते जाइए करते जाइए करते जाइए। हर महीने मैं वैल्यू 20 में 5000 इन्वेस्ट करूंगा, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। किस ब्रोकर का ले रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, बिकॉज मुझे कुछ नहीं बेचना। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आसानी से बिना टेंशन दिए आपको पैसे 15-16% का सीएजीआर दे देती है, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। ठीक है सर? तो सर, इसका बाइंग प्राइस कुछ भी हो तो भी हम 4000 लगा सकते हैं हाँ, इसके उससे अंदर? क्या फर्क पड़ता है, अभी अभी क्या क्योंकि बाइंग प्राइस है इसका ईटीएफ का? आप उसमें देख लीजिए। मैंने तो क्या है, मैं तो जीटीटी ऑर्डर लगा देता हूँ, मेरे तो चलते, मैं ना, मेरा तो अच्छा, कुछ ये वाले जो है ना, जो ईटीएफ बाइंग है, मेरी मेरी म्यूचुअल फंड बाइंग है, इनको तो मैं देखता ही नहीं क्या हो रहा है। नहीं, मैं ये अगर देखता 4000 से हूँ ऊपर होगा प्राइस तो भी बाय होगा क्या? वैसे कैसे कि हो जाएगा? 4000 के ऊपर नहीं होगा सर, नीचे, ये बहुत नीचे, 200-300 के रुपए। अच्छा, छोटा ही रहता है प्राइस? हाँ, छोटे रहते हैं। निफ्टी का ईटीएफ दो, मैंने तो बहुत, अच्छा आई थिंक निफ्टी भी 230 रुपए ऐसे कुछ पे बिक रहा है इस समय, जो निफ्टी 20 है इस समय। अच्छा अच्छा, 100-200 रुपए में होगा फिर हाँ तो। हाँ, ऐसे। बाय हो जाएगा, जितने हो जाएंगे 4000 में। मैं तो ठीक सर है। क्या है ना, म्यूचुअल फंड, यूनिट्स या एसआईपी, ये सब चीजें ऐसी होती है सर, खरीदते जाइए बस आप अपना।
5 साल बाद देखिएगा, 10 साल बाद देखिएगा। एक बार साल में एक बार रिव्यू कर लीजिए कि हाँ कोई फंड आपने गलत तो नहीं ले लिया है, काम खत्म, उससे ज्यादा दिमाग में लगाइए। ठीक है। कुछ m@h@वीर कोई है प्लीज? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैंने ना ये पूछना था कि मैंने सेम इंडेक्स के ETF बाय करने थे आज, और मैं देख रहा था निफ्टी नेक्स्ट 50 के। ठीक है। तो सर इसमें निफ्टी निपॉन के अगर देख रहा था तो वो 3% डाउन था, हाँ, तो ICI के देख रहा था 4.5% डाउन था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं इंडेक्स हो सेम। सकता। अगर वो ETF है सेम सर, एक आध पैसे का डिफरेंस हो जाता है, वो उनके एक्सपेंस जी रेशियो पे सर। डिपेंड करता है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे आपको दिखा होगा, लेकिन क्लोजिंग के बाद आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वो उनके ठीक सर, सॉफ्टवेयर एक में और कुछ, क्वेश्चन था। हाँ ऐसा हो नहीं सकता सर। जो आपको ETF का रिटर्न जी हर प्लेटफॉर्म से सेम मिलता है। एक आध पैसे का जो डिफरेंस आता है वो उनका एक्चुअल में कॉम्बिनेशन में कई बार डिफरेंस आता है, उसकी वजह से आता है, और कई बार उनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है उससे आता है। अदरवाइज कुछ नहीं होता सर। सर एक और क्वेश्चन था। सर। एक जैसे एक आपने एक बताया कि एक एक क्वेश्चन नहीं तो ज्यादा, अदरवाइज तो रह ही नहीं पाएंगे फिर सबका सर। ठीक है प्लीज। वंश कोहली जी, ठीक। नहीं सौरभ श्रीवास्तव जी, वंश कोहली जी का, वंश कोहली जी नहीं, सौरभ श्रीवास्तव जी प्लीज। ओके सर, नमस्कार। नमस्कार। सर जैसे ये एस्ट्रल हम लोग देख रहे थे अभी, हम्म तो जैसे इसमें 93 के पी पे चल रहा है, ये 18 का ROE है आई इसका। थिंक आपने मुझे मैसेज भेजा था इसका, आप ही ने भेजा था क्या? जी जी जी। हाँ। देखिए, और बड़ा सुप्रीम इंडस्ट्री। आपको दिखा देता हूँ, चलिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि ये इसका पी जो है इतना हाई है, फिर भी मुझे मैंने इसको क्यों लिया। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन इन्होंने पूछा। तो ये देखिए जरा ध्यान से, एस्टर के आप रिजल्ट को देखिए जरा, यहाँ देखिए आपको समझ में आ जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट, ये ये आपका रिजल्ट है सर। आप इसके EPS ग्रोथ को देखिए जरा। 7 से 9, 9 से 15, 15 से 18, 18 से 17, ये कम हुआ और फिर ये 20 हुआ। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से ये कम हुआ, फिर ये ग्रोथ। एक टाइम ऐसा था जब कोरोना के टाइम पे बिल्डिंगें बनी ही नहीं। अगर आपको पता होगा, जब कोरोना हुआ तो 2020 2021 में बिल्डिंगें नहीं बनी। पता है आपको ये बात? जी जी सर। अब किसी ने शुरुआत भी नहीं की। बिल्डिंगें बनने की जो शुरुआत हुई वो 2021 में 2022 में जाके हुई। अब जब 2000 जो बिल्डिंग बन रही थी 17-18 में, वो 20-20 में बन के तैयार हो गई, कोई 21 में। जो 20 में कोई शुरुआत ही नहीं हुई, 21 में कोई शुरुआत ही नहीं हुई, 22 में शुरुआत हुई। अब वो जो जो आप अपने अगल बगल भी देखिएगा, आपके अगल बगल जो लोग घर बना रहे होंगे उनको भी देखिएगा, उन्होंने शुरुआत किया होगा किसी ने 2000, जब उनको समझ में आ गया नहीं जी अब कोरोना वोरोना खत्म हो गया, अब चीजें नॉर्मल हो गई, तो लोगों ने हिम्मत किया होगा 2022 में। अब जब 2022 में शुरुआत किया तो एक्चुअल में जो इसका प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2025 में जाके या 2026 में। तो जो 2023-24 का जो प्रॉफिट है ना, वो एक्चुअल में उतना बढ़ा हुआ नहीं है जो एक्चुअल होना चाहिए, वो उस तरह का। तो जब EPS हमारा कम है, हमें पता है कि वो EPS बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, ये मुझे पता है। मैंने आपको बताया, मैंने बताया कि DRF का माल बिका है, M3M का माल बिका है, सिग्नेचर का माल बिका है, गोदरेज का माल बिका, तो ये सारा सेल्स में आएगा। सेल्स में आएगा तो EPS बढ़ेगा। EPS बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस सेम रहते हुए भी, सेम रहते हुए, क्योंकि हमारा पी क्या होता है, पी होता है हमारा प्राइस अपॉन IPS। प्राइस अपॉन अर्निंग। Price to तो earning. जब मेरी अर्निंग बढ़ेगी तो जो आपको ये दिख रहा है पी, वो एक्चुअल में केवल दिख रहा है उतना हाई। मेरा वो कहते हैं ना ड्यू है, ड्यू। हमारे अकाउंट्स में एक टर्म पढ़ाया जाता है क्यूमुलेटिव। हमारे क्यूमुलेटिव डिविडेंड टाइप की चीज होती है, वो क्यूमुलेट हो चुका है, वो अर्निंग एक्चुअल में उस कंपनी में क्यूमुलेट हो चुकी है, बस आनी बाकी है। तो आ जाएगी तो आपको पी नीचे दिखेगा। सर तो मतलब क्या, मतलब सेल्स हो गई, ये ट्रेड रिसीवेबल्स में फिर दिखना चाहिए नहीं अच्छा सर, खासा सेल्स भी अमाउंट, नहीं हुई क्योंकि है एक्चुअल में, सेल्स भी नहीं हुई है। अच्छा ओके। वो सेल्स जी होनी है, वो सेल्स होनी ओके है, सेल्स होगी, फिर अर्निंग आएगी, और फिर वो आपका EPS बढ़ जाएगा। आप ओके सर। इसीलिए हम कहते हैं मार्केट। सर मैं ना
आप कई बार अगर आप गुड़गांव आओगे तो आपको मैं समस्तपुर के मार्केट में, सदर बाजार के मार्केट में घूमता हुआ मिल जाऊंगा शाम को, अगर कभी खाली होता तो मैं देखता हूँ। नहीं सर, एस्ट्रल का मैंने भी देखा था, जैसे मैं भी ऑब्जर्व करता रहता हूँ, पेंट इंडस्ट्री में भी ये जा चुकी है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो है हो सकता है पेंट में चली गई, इस कारण इतना हाई वैल्यूएशन चल रहा है इसका। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं पता था आप कि वो नहीं, इनकी अर्निंग अभी ड्यू है, बहुत तेजी से अर्निंग आने वाली है, और जैसी वो अर्निंग आएगी पी अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। Miss Vimla, I can take your question, please. I am extremely sorry. She is the teacher who joins from South India. Every time she tries to learn Hindi, and I tried because there are a lot of people, and I am more comfortable in Hindi. So I take my classes more in Hindi. I don't know how she manages. Miss Vimla, you can ask your question, please. Miss Vimla, can you hear me? You can unmute yourself. You have an option to unmute. Miss Vimla, okay. Miss Khushbu. गुड हेलो इवनिंग सर। सर। Hello. सर हाँ सर। Yes. विमला जी को ले लीजिए पहले। Yes, Miss Vimla, you can ask your question. Oh, thank you, ma'am. Thank you, sir. Good evening, sir. How are you, sir? Good evening, ma'am. And extremely Hello. sorry, I sometimes shift into Hindi and it becomes very difficult for you. So please, sorry for that. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, thank Yes. sir. Sir, one doubt, sir. Sir, you have told that we want to check with the price to book value ratio, no, sir. Yes. For Price, sir, it should be high or low? no, You have price to told book her- value should be low, but it is to be seen for old age companies, not for new age company. Price to book value should be low, and it Okay. should be seen for old age company, for steel company, for auto company, for cement company, for banks. We need to see price to book value. Price to book. The lesser the price to book value, the better is the valuation. Okay, sir. Fine, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Khushbu ma'am, please your question. सर मुझे वो मोतीलाल ओसवाल में निफ्टी 50 ये मोमेंटम और 200 ये एसआईपी के लिए नहीं मिल रहा। आप कमाल जी के थ्रू करती हैं ट्रेड ना? कमाल जी के, हाँ? नहीं सेल्फ अकाउंट ओपन किया था। अच्छा, तो ये अब मैम तो वो आप ही को ढूंढ, मैं तो आपको, अगर आपने, इसीलिए मैंने, जो मुझसे पूछता है तो मैं उसको एक रेफरेंस पॉइंट, देखिए क्या होता है ना, यही सब चीजें होती है जहां आपको एक हेल्प की जरूरत होती है। तो हमारे एक है तो मतलब मैं ढूंढेंगे, मिल जाएगा, है ये आपको। कोटक कार लें या किसी और कार लें, कोटक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मोतीलाल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एचडीएफसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ठीक है, तो हैं 4 कंपनियों के, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, उसमें आपको बस ढूंढना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगा। ठीक है। वंश जी, आपका नाम क्वेश्चन। क्या डाले वो नहीं समझ आ रहा है। मैं वंश जी। सर एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछना था मेरे को। जो आप मोमेंटम ईटीएफ बता रहे हैं और वैल्यू ईटीएफ बता रहे हैं, तो दोनों का जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है डिफरेंट है। मोमेंटम वर्क्स मोर इन अप ट्रेंड स्टॉक्स, मतलब जो स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसको अगर हम बाय करते हैं, इट इज बिलीव कि वो और ऊपर जाएगा। ठीक है। तो कौन सा, मतलब अगर आप कहें बुल रन में, तो ज्यादातर लोग मोमेंटम की तरफ जाते हैं। नहीं, वो तो फिर मैंने कहा ना कि देखो लोग क्या करते हैं समझते हैं, हमें तो बैलेंस बताना। आपको ये पता है कि चावल खाएंगे तो फैट मिलेगा, और दाल खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, कौन सा खाएंगे? बताइए जल्दी से। दाल चावल। दाल चावल, बस आंसर आपको आई होप मिल गया होगा। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। विपिन जी, आपका क्वेश्चन। मैं टीचर हूँ सर, मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ। सर। हाँ, बताइए सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन एक मतलब टेक्निकल से है। मुझे पूछना था, जैसे सपोज कर लीजिए आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। मधु मैम, आपका क्वेश्चन प्लीज। ब्रेक हो रही गुड है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैम। एक्चुअली मेरा भी वही क्वेश्चन था कि इसको मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। इट्स म्यूचुअल फंड और ईटीएफ। ईटीएफ तो लाइक निपॉन के होते हैं। नहीं, ईटीएफ हर कंपनी के होते हैं। निपॉन के, इंडिया में निपॉन ने सबसे पहले ईटीएफ शुरू किया था, इसलिए वो ईटीएफ आपको जनरली आप देखोगे निफ्टी 20, बैंक 20 के नाम से लोग कहते हैं। इवन निफ्टी के ईटीएफ को निफ्टी 20 ही कहते हैं, लेकिन निफ्टी के ईटीएफ दूसरे नाम से भी आते हैं, एसबीआई का भी आता है, एचडीएफसी का भी आता है। लो, मैं
खरीदता हूँ निपॉन का, क्योंकि वो अच्छा है, पुराना है, चला आ रहा है, अच्छा रिटर्न दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। निपॉन एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, तो ठीक है। लेकिन दूसरी कंपनियों के भी हैं ETF, ठीक है। तो तो सर ETF आप म्यूचुअल फंड की सर- बात कर रहे हैं या ETF की कर रहे हैं? मैम ETF भी एक तरह से म्यूचुअल फंड ही होता है, पहली बात तो आप ये जानिए। बस ओके। वो एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो डेली बेसिस पे ट्रेड हो रहा हो। हाँ सर वो तो मुझे पता है। तो ये मोतीलाल ओसवाल की मोमेंटम ETF है क्या? एकदम है, मोमेंटम। आप जाके देखिए, मिल जाएंगे, उस ओके सर, प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन हो रहा है ना सर बार बार। थैंक यू सर। ठीक है, सुमित जी आप बताइए। तो सर हाँ ये सर, ETF में भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है क्या? 200 हाँ सर, मोमेंटम कंपाउंड सर, ये 30 तो करके ग्रोथ है। हो रहा है ना, जैसे जैसे शेयर की अच्छा, वैल्यू ठीक ग्रो होगी वैसे ETF की वैल्यू ग्रो होगी। सर ETF में क्या है, एक ETF में मान लो मैं निफ्टी ETF की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी ETF 50 शेयर को लेके एक बना दिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। 50 अच्छा, जो निफ्टी 50 है उसको बना के उसकी सारी वैल्यू को लेके एक बनाया मैंने कुछ। तो मान लो ऑल ओवर ग्रोथ हो रही है सबकी, तो उसको उस हिसाब रिलायंस से के 2000, ITC के 500, इन सबको जोड़ के मैंने एक बनाया। मान लो एक वैल्यू आ गई है 50,000, मान लो आप ये मैंने के आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक। अब 50,000 आ गए, इस 50,000 को 50 टुकड़ों में बांट दिया, तो एक ETF की वैल्यू 1,000 रुपए हो गई। अगर इसको मैंने 100 टुकड़ों में बांट दिया, तो इस एक ETF की वैल्यू आपकी 500 हो गई। अब जैसे ही इन शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, इनमें से किसी की भी वैल्यू बढ़ेगी, वो अपने आप ETF की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे शेयर्स बढ़ेंगे ETF बढ़ेगा। ETF एक्चुअल में आपके एक तरह से म्यूचुअल फंड ही है, बस वो है कि ट्रेडेबल म्यूचुअल फंड होते हैं एक तरह से। तो मतलब इंडिविजुअल वैल्यू छोटी छोटी बढ़ेगी, बट ग्रुप में उसकी ज्यादा बढ़ी है। बस बस बस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर मैं सर, किसी मैं- क्वेश्चन नहीं ले पाया हूं तो मुझे माफ करेंगे। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने फीडबैक नहीं दिया तो फीडबैक देंगे, ज्वाइन करते रहेंगे, मार्केट के फ्लक्चुएशन से डरेंगे नहीं, इन्वेस्ट करते रहेंगे। इन्वेस्ट करेंगे वेल्थ बनेगी, इन्वेस्ट करके वेल्थ बनेगी, स्विंग ट्रेड करके वेल्थ बनेगी। सट्टा लगा के पैसे डूबेंगे डूबेंगे डूबेंगे, इसको बस याद रखना है। नमस्कार सब, सर एक इंफॉर्मेशन दे दूं क्या? नमस्कार सर। नमस्कार।